जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स है 2-3, उसमें डायरेक्शंस दी गई हैं कि कोई भी इलेक्शन कराने से पहले जिसमें पिछड़ा वर्ग शामिल है, उसमें एक आयोग का गठन किया जाए और आयोग हर क्षेत्र में जाकर स्टडी करे, डीप स्टडी करे कि आखिर ये पिछड़ापन क्यों है। 3 तरह के ये है बैकवर्डनेस: सोशल एंड एजुकेशनल, दूसरा है इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से कितने कमज़ोर लोग हैं, तीसरा है राजनीतिक पिछड़ापन कितना है, उनको कोई पद मिलता नहीं मिलता, पिछड़े लोगों को आगे बढ़ पा रहे हैं नहीं बढ़ पा रहे, और क्या उनके बारे में किया जा सकता है, क्या वही हम लोगों से पूछ रहे हैं। बैकवर्ड्स में 79 कास्ट इंक्लूड की गई हैं, जिसको घटा कर अब 75 कर दिया है। कुछ मर्ज हो गई हैं जातियाँ, 75 है। तो उसमें कह रहे थे लोग भाई कि नाई हैं, धोबी हैं और बहुत बैकवर्ड हैं, इनको तो कुछ पद मिलता ही नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि पॉपुलेशन इनकी कम है, वोट तो उतने ही मिल रहे हैं जितने सबके, या तो इनका रिजर्वेशन अलग हो, तो इस तरह से रिजर्वेशन तो सारी जातियाँ मांगेगी, कैसे होगा। यही बातें इसमें डिस्कशन चल रहा है। प्रत्येक जहाँ पर बैकवर्ड इन्वॉल्व हैं, बैकवर्ड कास्ट, तो उसमें CCC लागू करके ही अग्रिम इलेक्शन कराया जा सकता है। क्या वहाँ की जनसंख्या है, OBC की जनसंख्या क्या है, क्या रेशियो है, क्या उनका रिप्रेजेंटेशन जो संवैधानिक स्थिति है उसके अनुसार है या नहीं है, ये सब पहलुओं पर हम लोगों को परीक्षण करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जिनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनका अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। वो ये कहते हैं कि हम अगर इलेक्ट भी हो जाते हैं तो हाउस के अंदर हमारा नंबर कम होता है और हमारी सुनी नहीं जाती। तो लेकिन कुछ तो ज़्यादा ही बैकवर्ड है, ज़्यादा ही पिछड़ापन है, ज़्यादा ही गरीबी है, उनको तो कुछ फ़ायदा मिलना ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी पंचायत और इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन जस्टिस राम अवतार सिंह जी। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत। शुक्रिया। आपने सर ये जिम्मेदारी मिलने के बाद लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ब्रीफिंग की डिटेल में कि कैसे आयोग काम करेगा। जब पहुँचे थे हम 25 तारीख को, तब वहाँ न्यूज़ चैनल के साथ ब्रीफिंग हुई जी। तो आपने क्या मेरठ को ही पहली बार चुना है? ये जो अब 75 जिलों का विजिट करने जा रहे हैं, सबसे पहला दौरा आपका मेरठ का है? पिछला जो आयोग था हमारा, उसमें फर्स्ट विजिट हमने लखनऊ में की थी, कलेक्ट्रेट में। फिर अब की हमने सोचा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करते हैं शुरू, तो मेरठ चुना हमने। मेरठ आए सब लोग। इसकी कोई खास वजह है सर मेरठ से शुरुआत करने की? मैं तो इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, नजीबाबाद बिजनौर का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ खास इंटरेस्ट है, खास लगाव है। मैं मेरठ में एज स्पेशल जज पोस्टेड रह चुका हूँ 94 से 97 तक, तो मुझे लगाव है थोड़ा सा, सबसे जान पहचान, तो अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर। बहुत शुक्रिया सर मेरठ की मिट्टी से इस लगाव के लिए, और आप चूँकि बिजनौर में जन्मे हैं तो स्वाभाविक बात है। सर, ये जो कल आपने यहाँ पे एक सुनवाई की, जनता की बात सुनी आपने, लोगों से इंटरेक्ट किया, आज भी आप कुछ गाँव में भी जाएंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे जी। तो कल की क्या फाइंडिंग्स हैं सर? किस तरह की बात आनी शुरू हुई है, कैसी बात? फाइंडिंग तो हम बाद में लिखेंगे रिपोर्ट में अपनी, अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स है 2-3, उसमें डायरेक्शंस दी गई हैं कि कोई भी इलेक्शन कराने से पहले जिसमें पिछड़ा वर्ग शामिल है, उसमें एक आयोग का गठन किया जाए और आयोग हर क्षेत्र में जाकर स्टडी करे, डीप स्टडी करे कि आखिर ये पिछड़ापन क्यों है, किस कारण से पिछड़ापन है क्षेत्र में, उस पिछड़ेपन से कैसे बाहर निकाला जा सकता है सबको। तो इस बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, 5 लोग हैं, तो उसको स्टडी करने के बाद हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, गवर्नमेंट को भेजेंगे। अब गवर्नमेंट क्या विचार करती, क्या उस पर एक्शन लेती, वो गवर्नमेंट का काम है। ये किस तरह का अध्ययन आप कर रहे हैं सर इस वक्त? जैसे सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ, राजनीति में हिस्सेदारी। 3 तरह के ये है बैकवर्डनेस: सोशल एंड एजुकेशनल,
दूसरा है इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से कितने कमज़ोर लोग हैं। तीसरा है राजनीतिक पिछड़ापन कितना है, उनको कोई पद मिलता नहीं मिलता, पिछड़े लोगों को आगे बढ़ पा रहे हैं नहीं बढ़ पा रहे, और क्या उनके बारे में किया जा सकता है क्या, वही हम लोगों से पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। पिछड़ापन किस कारण है ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो लिखेंगे हम रिपोर्ट में, और फिर उसके बाद उसके अपनी ओपिनियन देंगे सब लोग। ये सर बहुत गहन अध्ययन वाला काम है, और क्या ये 6 महीने का समय पर्याप्त होगा सर? अभी तो कोशिश करेंगे 6 महीने में पूरा हो जाए। पहले तो 2 ही महीने में मिला था हमें, नगर आयुक्त का नगर निगम के नगर निगम 2.25 महीने में रिपोर्ट सबमिट की थी। चूँकि लेट हो गए थे उस समय आयोग बनाने में, और इलेक्शन जल्दी होने थे नगर पालिका नगर निगम के, तो उसकी जल्दी अब की टाइम है हमारे पास। 6 महीने का तो है ही, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर शासन से, मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे इस बारे में, अगर ज़रूरत पड़ी। आपका सर ये जो आयोग के अध्ययन का दायरा है, ये केवल पंचायत चुनावों तक सीमित रहेगा, या इसका आने वाले समय में जैसे नौकरियों का रिजर्वेशन है या दूसरे सेक्टर्स का, उससे भी कोई ताल्लुक? ना, नौकरी का रिजर्वेशन नहीं है। नौकरी का रिजर्वेशन तो हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्राउंड पर कि आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ापन क्यों है, नौकरी मिलती नहीं मिलती इन लोगों को, उस बारे में लिखेंगे, थोड़ा बहुत कमेंट्स करेंगे अपने रिपोर्ट में। कल सर इस तरह के सवाल भी आए वहाँ पे, कई लोगों ने कहा कि जिन इलाकों में पॉपुलेशन 70% तक है ओबीसी की, तो क्या वहाँ 27% की लिमिट से ज़्यादा रिजर्वेशन मिल जाएगा? नहीं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही है। इंदिरा साहनी केस में जो 93-94 में रिजर्वेशन हुआ था, तो इंदिरा वहाँ केस रजिस्टर हुए सुप्रीम कोर्ट में। तो इंदिरा साहनी केस में डिवीज़न फुल बेंच की थी, 5 जजेस की बेंच, उसमें तय किया था उन्होंने कि 27% से ज़्यादा रिजर्वेशन बैकवर्ड्स का नहीं किया जा सकता, और बाकी दूसरे रिजर्वेशन जो है 50% तक हो सकते हैं। तो वही है अभी तो, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी उसमें कितना बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए क्या कुछ। ये बात सही है कि बैकवर्ड्स की परसेंटेज ज़्यादा है पॉपुलेशन। हम टोटल ये भी देख रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन किस क्षेत्र की कितनी है, और इसमें बैकवर्ड के कितने रिजर्वेशन, कितना पॉपुलेशन है, कितने परसेंट है, और होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। कल इस तरह के बहुत सारे केसेस आए, ओपिनियन आई कि देखिए गुर्जर, जाट और यादव, इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और इसमें बैकवर्ड्स में 79 कास्ट इंक्लूड की गई हैं, जिसको घटा कर अब 75 कर दिया है। कुछ मर्ज हो गई हैं जातियाँ, 75 है। तो उसमें कह रहे थे लोग भाई कि नाई गुर्जर, नाई हैं, धोबी हैं, और बहुत बैकवर्ड हैं, इनको तो कुछ पद मिलता ही नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि पॉपुलेशन इनकी कम है, वोट तो उतने ही मिलने हैं जितने सबके, या तो इनका रिजर्वेशन अलग हो, तो इस तरह से रिजर्वेशन तो सारी जातियाँ मांगेगी, कैसे होगा? यही बातें इसमें डिस्कशन चल रहा है। क्या आपको ऐसी संभावना लगती है सर कि जो बैकवर्ड कास्ट में मोस्ट बैकवर्ड हैं, तो क्या उनको अलग से कुछ ऐसा प्रोविज़न सरकार इस पर कुछ विचार कर सकती है, या आयोग ऐसी कोई सिफारिश कर सकता है सर? हम इस बारे में, हमारा आयोग जो है आपस में विचार कर रहा है, और इधर भी हम क्षेत्र में जाकर बात कर रहे हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो अब लोगों की ओपिनियन जानेंगे, पता करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मोस्ट बैकवर्ड को कैसे कुछ फ़ायदा मिल सकता है, ये देखेंगे। क्या सर ये जो स्टडी आप कर रहे हैं, जो आप पूरी रिपोर्ट देंगे, क्या आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में भी इसी तरह का अध्ययन होगा, या इसी रिपोर्ट के आधार पर वहाँ इम्प्लीमेंटेशन होगा, या वहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं? अब ये तो शासन का काम है इस रिपोर्ट को उस इलेक्शन से माने ना माने। वैसे तो ये है कि हर इलेक्शन से पहले ये बैकवर्ड कमीशन बनना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और स्थिति बदलती रहती है, जातियाँ कम ज़्यादा होती रहती हैं, परसेंटेज कम ज़्यादा होती रहती, तो वो थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, बदल जाता है। तो जो भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा, अभी तो फ़िलहाल नहीं, लेकिन ये तो रिपोर्ट आई जाएगी, अब 2-4 साल बाद जो भी होगा देखा जाएगा उसमें। सर आप तो पूरे प्रदेश में घूमे हैं और घूम रहे हैं, अभी घूमेंगे आप 75 ज़िलों में पूरे, और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपने देखी, पब्लिक कनेक्ट आपका एक अच्छा खासा रहा। क्या आपको क्या लगता है सर कि ये जो पिछड़ापन है इन जातियों का, आज़ादी के इतने साल बाद भी हम
उससे बाहर क्यों नहीं निकाल पाए इन जातियों? हम ये जानना चाह रहे हैं कि पिछड़ापन क्यों है। पहले तो इसका रीज़न जान रहे हैं। जैसे किसानों का है, किसानों के फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ज़मीनें कम होती चली जा रही, खेती की तरफ से रुझान हट रहा है और दूसरे काम की तरफ जाना चाह रहे हों, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही, उतनी नौकरी है नहीं, गवर्नमेंट सर्विस भी बहुत कम है, अब प्राइवेट जॉब्स ज़्यादा मिल रहे हैं, दूसरे ये आउटसोर्सिंग से लोग लिए जा रहे हैं, उसमें परमानेंट होते नहीं हैं, तो अब वो दिक्कत हो रही है। ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं भाई नौकरी कैसे मिले, पढ़ लिख रहे हैं लोग, नौकरी नहीं मिलती, कैसे होगा, क्या होगा इनका, ये सब विचार करने की बात है। इसमें डिस्कशन चल रहा है हमारा। यानी आपकी जो रिपोर्ट्स होंगी सर वो केवल स्थानीय निकाय के चुनाव तक सीमित नहीं होंगी, लेकिन उसको आगे आधार बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये तो सरकार देखेगी, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अब फिलहाल तो हमारा पंचायतों का है। तो ये आयोग का कार्यकाल क्या रिपोर्ट सबमिट करने के साथ पूरा हो जाएगा? हाँ, पूरा हो जाएगा। उसके बाद कभी ज़रूरत होगी तो नए सिरे से दोबारा हम हाजिर होंगे फिर। सर आपने पहले स्थानीय निकाय वाला भी किया था, तो तब किस तरह की फाइंडिंग्स आपकी थी? पूरे प्रदेश में आप घूमे, पूर्वांचल में और पश्चिमांचल में क्या फ़र्क देखते थे आप उस समय उस रिपोर्ट के आधार पर? या पश्चिमांचल में ही जिन थोड़ा सशक्त जातियों की बात हो रही है, बैकवर्ड कास्ट में ही, वहाँ दो कैटेगरी की बात इस वक्त हो रही है, और कल कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि साहब क्रीमी लेयर को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, उसमें पारदर्शिता हो, जो लोग क्रीमी लेयर के बाहर हैं उनको बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। तो इन सबको आप कैसे? क्रीमी लेयर को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मैं भी बैकवर्ड में आता हूँ, लेकिन मुझे मेरे परिवार को किसी को आज तक कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला, तो क्रीमी लेयर को तो फ़ायदा मिलना ही नहीं है। क्रीमी लेयर डिसाइड कर रही, गवर्नमेंट डिसाइड करती कितनी इनकम होनी चाहिए, तो उसके आधार पर क्रीमी लेयर को फ़ायदा नहीं मिलता। कल सर कुछ ऐसे भी सवाल आए थे कि अब रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं बची, अब तो सब बराबर कुछ लोगों ने कहा था जो जनरल कास्ट के लोग हैं कि रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या रिजर्वेशन को करना नहीं करना, देना नहीं देना। लेकिन कुछ तो ज़्यादा ही बैकवर्ड हैं, ज़्यादा ही पिछड़ापन है, ज़्यादा ही गरीबी है, उनको तो कुछ फ़ायदा मिलना ही चाहिए, उसके बिना तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो। सर थोड़ा वो साझा कीजिए, वो बहुत वैल्यूएबल रिपोर्ट थी आपकी जिस पे इलेक्शन हुआ नगर निगम का, तो वो थोड़ा उसकी फाइंडिंग्स सर थोड़ा सा। अभी याद नहीं हमें उस समय क्या फाइंडिंग हुई थी, तो 3-4 साल हो गए उसको, तो अब याद ध्यान नहीं रहा क्या क्या फाइंडिंग है। रिपोर्ट हालांकि हमारे पास रखी है उसकी कॉपी। अच्छा सर, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा उसको डिटेल समझाइए सर हमें, क्योंकि हमें उसकी ज़्यादा समझ नहीं है और हमारे दर्शकों के लिए भी वैल्यूएबल होगा कि जो CCC शायद वो, हाँ, तो वो क्या है सर CCC? CCC तो यही है कि 3 तरह का आदेश है उसमें। एक तो गवर्नमेंट जो है आयोग गठित करेगी, आयोग गठित करने के बाद आयोग पर रिपोर्ट आएगी और उसके बाद उस पर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। ये CCC यही है। इसी तरह से वो उसमें 3 फॉर्मूले दिए गए कि प्रत्येक जहाँ पर बैकवर्ड इन्वॉल्व हैं, बैकवर्ड कास्ट, तो उसमें CCC लागू करके ही अग्रिम इलेक्शन कराया जा सकता है। जैसे पिछली बार नगर निगम का हुआ था, नगर निकाय का हुआ था, वो भी ऐसे ही हुआ था। अब ये पंचायतों का है। पंचायत 3 तरह की हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, तो इनका भी सबका अलग अलग होगा। इसका कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये हम लोग डिस्कस करके रिपोर्ट देंगे। अब गवर्नमेंट क्या उसको डिसीजन लेती है वो अलग बात है। सर हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कुछ आप कहना चाहेंगे लोगों से सर, जैसे जब मीटिंग होती है, चूँकि आपका टाइम बहुत कीमती है, आपको पूरे प्रदेश में घूमना है, तो लोग टू द पॉइंट बात करें, उन्हीं सवालों पे बात करें। जैसे मैंने ये महसूस किया कि लोगों के बहुत सारे दुख दर्द हैं। इस तरह के सवाल भी लोग कर रहे हैं कि पंचायतों के भीतर वो इलेक्ट तो हो जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन तो मिल जाता है, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती वहाँ पे अंदर। ये सही है बिल्कुल, चूँकि जिनके मेजॉरिटी होगी सुनी तो उन्हीं की जाएगी। अगर 1-2 कैंडिडेट मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का आइए इलेक्ट हो जाता तो उसकी बात तो नहीं सुनी जाती, जिन मेजॉरिटी वालों की सुनी जाती है वहाँ। ये समस्या है। इसका क्या समाधान हो सकता है? समाधान हम विचार करेंगे, बैठेंगे।
और इस तरह की क्या पेचीदगियाँ सामने आ रही हैं सर, नई नई चीज़ें? धीरे धीरे आ रही सब पेचीदगियाँ। कल तो ज़्यादा तो इसी पर जोर था मैक्सिमम कि ये रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए, जनरल हो जानी चाहिए। कुछ जनरल कास्ट के लोग कह रहे थे कि हमारा भी रिजर्वेशन हो जाए, हमारा रिजर्वेशन अलग कर दिया। भाई ऐसे तो हर एक कास्ट का रिजर्वेशन होगा, तो फिर तो जनरल कौन सी रह जाएगी, वो तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। ये सर उसमें लोग ये भी कह रहे थे बहुत सारे लोग कि ये पिछड़ा वर्ग आयोग है तो जनरल कास्ट के लोगों की बात क्यों सुनी जा रही है, हमारी ही सुनी जाए सिर्फ। नहीं नहीं, सुनी तो सबकी जाएगी। जनरल कास्ट के लोग भी तो नागरिक हैं यहाँ के, उनको भी तो कहने का अधिकार है, तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? उनकी बात भी सुनी जाएगी। सारी बात, सब लोगों की बातें सुनकर विचार करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या लिखा जाना चाहिए रिपोर्ट में, क्या डिसीजन दिया जाना चाहिए। बाकी सरकार का तो काम है, सरकार क्या उसमें अपना निर्णय लेती है। सर एक और सवाल आता है कि जनगणना के ताज़ा आंकड़े अभी हैं नहीं, तो जो आप बहुत सारे डेटा उठाएंगे क्या वो 2011 के सेंसस के आधार पर उठाएंगे? फिलहाल 2011 वाला चल रहा है, लेकिन हम जो बहुत डीप स्टडी कर रहे हैं पब्लिक में जाकर, जिलों में जाकर, वो अलग है। वो जनगणना से कोई ज़्यादा मतलब उसका नहीं है। हमारा तो डीप स्टडी है, इसीलिए 6 महीने का समय मिला है और हम जल्दी जल्दी जाकर सब जिलों में मीटिंग करके बात कर रहे हैं। तहसील उसमें जा रहे हैं, ब्लॉक्स में, पंचायतों में जाएंगे, ग्राम पंचायतों में जाएंगे, बात करेंगे वहाँ भी, सबकी बात सुनेंगे और हम नोट करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सुनकर सब डिटेल रिकॉर्डिंग हो रही है, सब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है सर? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, इन राइटिंग रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सबके स्टेटमेंट्स भी लिख रहे हैं हम। कल भी स्टेटमेंट लिखे 10 ही लोग हो गए, सभी तरह के लोग थे, जनरल वाले भी थे, रिजर्वेशन वाले भी थे, सभी थे। जनप्रतिनिधियों को बुलाया था लेकिन आया नहीं कोई, MLAs MPs, मैंने कहा इनको बुला लीजिए, तो नहीं आया, नोबडी टर्न अप। हम तो सबकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं, हर आदमी के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी आयोग के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में आयोग का कार्यक्रम इस समय लगा हुआ है। आज आयोग की पूरी टीम मेरठ में है, किला परीक्षित की गढ़ की तरफ मूव करेंगे। सर ले के बाद कौन कौन से ज़िले ले रहे हैं आप, थोड़ा ये और ब्रीफ? कल हापुड़ में है और परसों बागपत में है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर सर ये अगले टर्न पर रहेंगे। इसके बाद अब नई डेट्स इशू? हम ये कोशिश ये कर रहे हैं 3-4 जिले इधर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ले लें और 3-4 जिले पूर्वी जिले, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ले लें। इस तरह से वो चेंज करते जाएंगे। नोट रिकॉर्डिंग हो रही सब, कौन कौन से जिले हो गए, कौन कौन से जिलों से क्या क्या ओपिनियन आई, वो सब हम रिकॉर्ड बना रहे हैं उसका। हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। और उम्मीद करेंगे कि ये जो आयोग की रिपोर्ट है, इसके बाद भविष्य में कोई आयोग ना बने, एक समतामूलक समाज की स्थापना और जो पर्पज है इस आयोग के बनाने का वो पूरा हो जाए। पिछड़ा वर्ग आयोग की ये पूरी टीम यहाँ मौजूद है मेरठ सर्किट हाउस में, और हमने अभी इस आयोग के जो अध्यक्ष हैं जस्टिस राम अवतार सिंह जी, उनसे बात की। आयोग के 2 और मेंबर्स से हम बात करेंगे। SK विश्वकर्मा साहब रिटायर्ड जस्टिस हैं जो इस आयोग का हिस्सा हैं, और श्री SP सिंह जी हैं जो रिटायर्ड IAS हैं, वो भी इस आयोग के मेंबर हैं। आयोग को बनाते वक्त सरकार ने शायद ये ख्याल रखा होगा कि अलग अलग हिस्से से रिप्रेजेंटेशन हो, अलग अलग तरह का अनुभव, अलग अलग कास्ट के लोग भी शायद उसमें रखे गए हों, मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो शायद आयोग का पर्पज़ बहुत बेहतर तरीके से पूरा हो जाए, इसलिए कॉम्बिनेशन सरकार ने बनाया है। सर किस तरह देख रहे हैं आप? पहली बार कल आप लोगों की बात सुन रहे थे तो क्या एहसास हुआ? नहीं, देखिए, हम लोग या आयोग जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है के कृष्णामूर्ति बनाम यूनियन इंडिया, जो 2010 का जजमेंट है, और सुरेश गवली का 2021 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, फिर सुरेश महाजन का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इन्हीं सब केसों को लेकर के गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था, उसके क्रम में गवर्नमेंट ने ये आयोग का गठन किया है। उसमें ट्रिपल टेस्ट की बात कही गई है, और जो हम लोगों को करना है उसमें गांव में जा कर के लोगों के स्टेटमेंट ले कर के, जनप्रतिनिधियों जो त्रिस्तरीय पंचायत है, गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करके
लोगों के स्टेटमेंट लेकर के क्या वहाँ की जनसंख्या है, ओबीसी की जनसंख्या क्या है, क्या रेशियो है, क्या उनका रिप्रेजेंटेशन जो संवैधानिक स्थिति है उसके अनुसार है या नहीं है, ये सब पहलुओं पर हम लोगों को परीक्षण करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। और इस दौरान जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया, कल एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो जनरल वर्ग के थे उन्होंने भी कहा कि हमको हमारा रिजर्वेशन कर दिया जाए। चूँकि संवैधानिक स्थिति ये नहीं है, संवैधानिक स्थिति ये है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो उसमें हम लोगों को सभी वर्ग का स्टेटमेंट लेना आवश्यक होगा, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का, एससी का, जो भी आएगा स्टेटमेंट देने के लिए हम सब लोग उनका रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हम लोग रिपोर्ट जो सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लेगी। कल सर लोगों की बात सुनी आपने एक जनप्रतिनिधि की बात को कोट भी किया, और किस किस तरह की चीज़ें वो रख रहे हैं सर? वो रख रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने ये कहा कि साहब जो हमारे पॉपुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हमारा रिजर्वेशन किया जाए। और किसी ने कहा कि जो 27% रिजर्वेशन है उसको और बढ़ाया जाए। इस तरह की बातें लोग कह रहे थे। हम लोगों ने सबकी बातें सुनी है और इसको स्टडी करके रिपोर्ट तैयार करेगा, आयोग तैयार करेगा। इसके बाद बात करने के लिए शुक्रिया सर। आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं सर? क्या आपको लगता है आप जो अब काम करने जा रहे हैं वो इतना रिमार्केबल होगा कि भविष्य में किसी आयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये जो पर्पज़ है ये सोल्व हो जाएगा इस आयोग की रिपोर्ट्स के बाद? ब्रदर, पहली बात तो फाइंडिंग हम इस समय कुछ नहीं दे सकते। फाइंडिंग तो हमारी कमेटी जब सारा रिपोर्ट एकत्रित कर लेगी और बैठेगी तो भी बता सकते हैं कि हम फाइंडिंग क्या देंगे। जहाँ तक कलेक्शन की बात है तो इस ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है। हमारे भाई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है और हम उसके काम में लगे हुए हैं। जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता अपनी अपनी बात कहती है। हमारे पास कैपिंग है, 27 से हम आगे नहीं बढ़ सकते, कैपिंग है। लेकिन फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जिनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तमाम तरह की जातियाँ हैं, जैसे यहाँ गुर्जर हैं, जाट हैं, वो काफ़ी समृद्ध हैं। और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है, कई सदस्यों ने कहा कि जैसे नाऊ हैं और तमाम तरह की हैं, कुम्हार हैं, सैनी हैं, इनका अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। तो इस संबंध में अध्यक्ष जी जब बैठेंगे, जब हमारी रिपोर्ट पहुंचेगी और अध्ययन किया जाएगा, करने के बाद हम खुद निर्णय लेंगे कि क्या किया जाए इसमें। तो गवर्नमेंट के ऊपर हमारा प्रेशर नहीं है, हमारा प्रेशर सिर्फ हमारी जनता के ऊपर है कि जो भी हम एकत्रित करेंगे उसी के आधार पर हम अपना रिपोर्ट सौंपेंगे। सर ये सैंपल साइज 25 करोड़ पॉपुलेशन इस समय यूपी की बताई जा रही है। 6 महीने में आप जो सैंपल साइज लेंगे सर, तो क्या वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एड्रेस कर पाएगा सर? देखिए, सैंपल साइज़ तो हम खुद ले रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं, सबके बयान भी ले रहे हैं सदस्यों के, और आम पब्लिक का बयान ले रहे हैं, ग्राम प्रधानों का बयान ले रहे हैं। एक क्वेश्चनार बनाया हम लोगों ने, क्वेश्चनार पर उनके भी हम देख रहे हैं। और सैंपल साइज़ जो हमारा एकत्रित होगा, इसके साथ हम एक एनजीओ को हायर करेंगे और एनजीओ अपना सैंपल साइज़ देगा। दोनों सैंपल साइज़ को देखने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। तो सैंपल बहुत छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा जी। कुछ आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहें? हम इतना ही कहेंगे कि यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे आयोग के समक्ष आकर के अपनी बात कहें, ये मेरा सबसे गुजारिश है। एक इशू ये आ रहा है सर कि जो बैकवर्ड कास्ट हैं सर, उसमें 2 कैटेगरीज मोटे तौर पे दिखाई देती हैं। एक थोड़ा जो समृद्ध जातियां हैं, एक वो जो थोड़ा कमज़ोर स्थिति में हैं। वो ये कहते हैं कि हम अगर इलेक्ट भी हो जाते हैं तो हाउस के अंदर हमारा नंबर कम होता है और हमारी सुनी नहीं जाती। तो ये इशू क्या इस आयोग की जो ये बात सुनी जाए नहीं सुनी जाए, हमारा जो मूल उद्देश्य है वो ये सुनिश्चित करना कि ओबीसी को एक समानुपातिक रूप से जो विधि द्वारा व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार 27% तक आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसके भीतर की क्या स्थिति है अभी वो अभी इसमें समाहित नहीं है। हम उसको अगले चरण में
रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट स्टडी। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो आपने आयोग के मेंबर्स और चेयरमैन साहब को सुना। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके तैयारी के साथ, फैक्ट्स के साथ आयोग के सामने अपनी बात रखें। धन्यवाद, नमस्कार।